एंटीबॉडी बेसिकली एक प्रोटीन होता है ब्लड में जो कि बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा तो ग्लूटन ही एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, तो वो एंटीबॉडी जो होती है वो ग्लूटन के अगेंस्ट बनती है। तो यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम एयर स्ट्राइक करता है, मतलब एंटीबॉडी निकालता है दूर से, तो वो एंटीबॉडीज़ को आप मिसाइल मान लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लूटन घुसा हुआ है उसको मारने के लिए वो कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं मिसाइल। तो मिसगाइड होकर कहाँ चले जाते हैं, वो कभी बॉडी के किसी और ऑर्गन को भी डैमेज कॉज कर सकते हैं। चलिए इसको ऐसे बताइए, किसी बच्चे में सिम्टम क्या होंगे, एक मिड एज इंसान के सिम्टम क्या होंगे, और अगर लेट डायग्नोज होता है, किसी को लेट ट्रिगर होता है तो उसके सिम्टम क्या होंगे? बच्चों में ये दिक्कत जब होती है तो बहुत जल्दी पकड़ में आती है। क्यों? क्योंकि बच्चों में हमारे पास मेजर्स क्या है देखने के लिए, हमारे पास उसका वेट देखने के लिए है कि वेट ढंग से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और उसकी हाइट ढंग से बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तो ये दोनों पैरामीटर जल्दी दिखाई देते हैं। ये बीमारी जो है फीमेल्स में थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इसमें होता ये है कि फीमेल्स की सारी जो लाइफ स्पैन है, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है, वो सारी इफ़ेक्ट होती है। उनको जो मिनार्की होती है, मेंसेस का जो आना होता है, वो लेट शुरू हो सकता है। देखिए बाबा जी लोग तो हर जगह हैं, है ना, और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स जो होते हैं, है ना, वो लोग भी काफ़ी दावे करते हैं कि हम इनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं। जिसमें सिम्टम्स कम होते हैं उनमें बहुत चैलेंज होता है ये समझाना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है पेशेंट को समझाना कि अगर आप ग्लूटन छोड़ देंगे तो सब कुछ आपका रिवर्स हो सकता है। लेकिन इतना कुछ समझाने के बाद जब पेशेंट मोटिवेट होता है कि भाई ठीक है डॉक्टर साहब हम फॉलो कर लेंगे ग्लूटन फ्री डाइट, लेकिन फिर भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर कुछ तो खा सकते हैं, कभी तो खा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत है। क्या ऑप्शन है आपके पास? आप खा सकते हो बेसन ले सकते हो आप। सारा गुजरात जैसे खा रहा है। यहाँ पे आपको एक रीज़न मिलता है टू हैव अ ग्रैटिट्यूड। और मेरी बात मतलब मुझे ऐसा फीलिंग होती है कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। अगर आपसे कहा जाए कि गेहूं से बनी कोई चीज़ आप नहीं खा सकते पूरी ज़िंदगी, रोटी, पराठे, समोसे या गुलाब जामुन, कुछ भी नहीं। आज हम बात करने वाले एक ऐसी बीमारी की जो सीधे सीधे हमारे खाने पीने से जुड़ी है। नाम है सीलिएक डिजीज़। सुनने में थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप नाम लगता है, लेकिन इसकी समस्या बड़ी देसी टाइप है। पेट खराब, सूजन, कमज़ोरी और रोटी से परहेज़। ये बीमारी ग्लूटन के नाम से एक मासूम से दिखने वाले लेकिन कुछ लोगों के लिए खतरनाक प्रोटीन की वजह से होती है, जो गेहूं और राई और जौ में पाया जाता है। तो आज हमारे साथ हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर शुभम, जो फोर्टिस ओखला में कंसल्टेंट हैं, जिनसे हम पूछेंगे आखिर रोटी से इतनी दुश्मनी क्यों है, क्या ये बीमारी बच्चों को भी हो सकती है, और सबसे ज़रूरी बात, इसका कोई इलाज है या नहीं। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सर हम ऐसे मसले पे बात करने वाले हैं आज जो सीधा अगर आम उसमें कहा जाए कि रोटी खाना मना है। जो रोटी हम लोग उत्तर भारत में खाते हैं अमूमन गेहूं की बनी होती है। इस बीमारी के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो ये पता चला कि इसमें रोटी खाना बिल्कुल मना है। इसका नाम सीलिएक डिजीज़ है। क्या है ये बीमारी? ये बहुत अटपटी सी लग सकती है लोगों को कि ऐसी कोई बीमारी है जिसमें रोटी नहीं खा सकती, और ये लोग सोचेंगे कि अगर रोटी नहीं खा सकते तो खाएंगे क्या। तो आप इसको समझाना चाहें, इस सीलिएक टर्म को, इस डिजीज़ को। देखिए सीलिएक डिज़ीज़ जो है ये बेसिकली एक इम्यून मीडिएटेड डिज़ीज़ है जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो छोटी आंतें होती हैं आपकी, उसको इफ़ेक्ट करती है। ये तभी होती है जब एक प्रोटीन होता है ग्लूटन, जब आप उसको खाते हैं, और उन्हीं इंडिविजुअल्स में होता है जिसमें एक जेनेटिक रिस्क होता है, जैसे जिसमें पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जिसको HLA-DQ2 और DQ8 बोलते हैं। ग्लूटेन जो होता है वो एक प्रोटीन है जो कि वीट, बार्ले या रे में होता है। वीट मतलब गेहूँ, बार्ले जौ, और रे को राई बोलते हैं हिंदी में। तो ये उनमें होता है। और इस बीमारी में होता ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल जिसको सीलिएक डिजीज़ है, अगर वो ग्लूटेन प्रोटीन का इंटेक करता है, तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, जो इसके सबसे अंदर वाली लेयर होती है इंटेस्टाइन की, जो कि कांटेक्ट में आती है फूड के, जब वो ग्लूटेन के कांटेक्ट में आती है तो एक इम्यून रिएक्शन होता है जिसके वजह से जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं बोलते हैं हिंदी में, वो डैमेज हो जाती हैं। और जब वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं तो जो बेसिक फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है एब्जॉर्प्शन करना फूड का, वो नहीं हो पाता है। तो एक स्टेट आ जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग मैल एब्जॉर्प्टिव स्टेट, मतलब आपके बॉडी में खाने को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है वो कम हो गई है, कुपोषण टाइप। हाँ। तो उससे क्या होता है कि आपको
जो सिम्टम्स होते हैं आंतों के वो आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके पहले ये समझा जाए कि सर क्यों छोटी आंतों को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये ग्लूटन जो प्रोटीन है वो पसंद नहीं है? क्या वो दिक्कत है? ऑटो इम्यून को अगर आसानी से समझाना चाहें तो। देखिए, क्योंकि ये किसी को बीमारी भी ये बीमारी होगी, उसे ये समझ नहीं आएगा कि मुझे हुआ क्या। ठीक है, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट करना कि रोटी क्यों नहीं पच रही, पच सकती है। देखिए, जो वीट होता है वो क्योंकि हम लोग बहुत कॉमनली खाते हैं नॉर्थ इंडिया में, सुबह दोपहर शाम हम वीट का सेवन करते हैं कोई ना कोई फॉर्म में। तो वीट में जो प्रोटीन होता है ग्लूटन, इससे दिक्कत तभी होती है जब 3 रिक्वायरमेंट्स बॉडी मैच करता है। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या कोई जीन्स है बेसिकली। उस जीन्स को हम लोग बोलते हैं HLA-DQ2 और DQ8 जीन्स। ये जीन्स जो होती हैं वो नॉर्मली भी एक पॉपुलेशन में 30% लोगों में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 30% को गेहूं से दिक्कत होगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर होता है कि आप गेहूं खाने वाले बेल्ट में या आप गेहूं खाने वाले व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, अगर ये 2 भी है तब भी आपको डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपके इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल एक्टिवेशन। अब मैं एबनॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि जो इम्यून सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया है, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। लेकिन इस डिजीज़ में ये होता है कि जो ग्लूटन प्रोटीन है उसी को आपके बॉडी ने एबनॉर्मल मान लिया है, उसी को हार्मफुल मान लिया है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो आपकी इम्यून सिस्टम क्या करती है कि सेल्स प्रोड्यूस करती है जो कि उस ग्लूटन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। अब लोग पूछते हैं कि ये हुआ क्यों सर, ये इम्यून एक्टिवेशन एबनॉर्मल क्यों हो गया? तो इसको बोलते हैं ट्रिगर्स। मतलब कोई ऐसी चीज़ आई जिसमें आपके 2 रिस्क फैक्टर थे, आपको जेनेटिक्स में दिक्कत थी, आप ग्लूटन ले रहे थे और साथ में उसने आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। ये ट्रिगर्स आज के ज़माने में हमें नहीं पता कि क्या ट्रिगर्स हैं। वो ट्रिगर्स देखा गया है कि कुछ वायरस होते हैं जो कि अगर आपको दस्त लगे हों या कभी आपको डायरिया हुआ हो, उन वायरस से शायद वो एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं, उसके वजह से दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत क्लियर कट नहीं पता है। ये ट्रिगर कब आएगा, किस लाइफ के फेज़ में आएगा, ये हमें नहीं पता है ये चीज़। मान लीजिए कि मतलब रेलिवेंट रहेगा आज के सिनेरियो में, तो सीलियक ना बेसिकली एक बैटल ग्राउंड है। सीलियक डिजीज़ में एक बैटल ग्राउंड होती है। वो बैटल ग्राउंड आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो उसके अंदर की जो लेयर होती हैं उसमें सेल्स होते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और वही सेल जो होते हैं सबसे पहले ग्लूटन के कांटेक्ट में, प्रोटीन के कांटेक्ट में आते हैं। मान लीजिए कि ये रूम जहाँ हम बैठे हैं वो एक सेल है ना, इतने सारी जो लाइनिंग में सेल्स हैं उसमें से हम एक सेल की बात करते हैं। जो दिक्कत इस सेल में होगी वही दिक्कत आपके बॉडी के बाकी लाइनिंग्स में भी हो रही होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के। देखिए, सीलियक में क्या होता है कि बेसिकली एक बैटल ग्राउंड होता है इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ अराउंड 5 to 6 मीटर्स होती हैं, और उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती हैं वही पहले कांटेक्ट में आती है आपके ग्लूटन प्रोटीन के। तो मान लीजिए कि जो एक सेल की बात करते हैं हम लोग, उस लाइनिंग के एक सेल की बात करते हैं, और मान लीजिए वो ये रूम जो है वो ये सेल है। ठीक है, अब इस रूम में जब ग्लूटन प्रोटीन घुसता है तो सबसे पहले क्या एक्टिवेट होता है? जो सेल्स अगल बगल जो होते हैं इम्यून सिस्टम के, क्योंकि वो तो इसको दुश्मन मान चुके हैं, है ना, उस पेशेंट में, तो वो पहले एक्टिवेट होते हैं। वो एक्टिवेट होके ग्लूटन प्रोटीन से लड़ाई करेंगे। कहीं भी फाइटिंग होगी तो वहाँ डैमेज तो होता है, रियल लाइफ में भी और इंटेस्टाइन में भी। तो वहाँ जब डैमेज होता है, वो सेल्स डैमेज होते हैं, तो सेल्स की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है। एट द सेम टाइम, अब जब आपके पास दुश्मन बहुत ही लार्ज अमाउंट में आ रहा है लड़ाई करने के लिए, तो आप बैकअप के लिए फ़ोन करोगे, है ना। तो यहाँ पे जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो दूसरे सेल्स को इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट करते हैं, जिसको बोलते हैं बी सेल्स। वो बी सेल्स क्या करते हैं कि एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। एंटीबॉडी बेसिकली एक प्रोटीन होता है ब्लड में जो कि बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा तो ग्लूटन ही एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, तो वो एंटीबॉडी जो होती है वो ग्लूटन के अगेंस्ट बनती है। तो यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम एयर स्ट्राइक करता है, मतलब एंटीबॉडी निकालता है दूर से। तो वो एंटीबॉडीज़ को आप मिसाइल मान लीजिए, तो वो मिसाइल कहाँ गिरेगा? आके भाई घर में ही गिरेगा, क्योंकि दुश्मन तो घर में ही है आपके, तो वो और भी डैमेज होता है आपके अल्टीमेटली। तो इससे ये होता है कि जो आपका सेल है वही डैमेज होते जा रहा है। जो डैमेज आपको एक सेल में मिल रहा है वही डैमेज पूरी आपकी इंटेस्टाइन के लाइनिंग में होती है, और आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि अगर आप ग्लूटन लेते जाते हैं
तो लड़ाई होते जाएगी और जो एंटीबॉडी बनते जा रहे हैं उस एंटीबॉडी को हम लोग एंटी टीटीजी एंटीबॉडी बोलते हैं। वो एंटीबॉडी और बनते जाएंगे और उसके लेवल्स और बढ़ते जाएंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये है कि अगर आपको सीज फायर करवाना है तो आपको ग्लूटेन का इंटेक बंद करना पड़ेगा। जैसे ही आप ग्लूटेन का इंटेक बंद करेंगे तो वैसे ही लड़ाई रुक जाएगी। आपके जो एंटीबॉडीज़ को जो स्टिमुलेशन मिल रही है वो भी मिलना कम हो जाएगी और आपके लेवल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। डैमेज हील होना शुरू हो वो डैमेज हील होना शुरू हो जाएगा और जो आपकी एंटीबॉडी जो बनी हुई थी, जो एंटीजन के अगेंस्ट बनी हुई थी, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, ये तो हो गया बेसिक कि भाई आपके ग्लूटेन एंटीजन है और उसने कैसे आपके सेल्स को डैमेज किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मिसाइल्स जो आपके इम्यून सेल्स निकालते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लूटेन घुसा हुआ उसको मारने के लिए, वो कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं मिसाइल। तो मिसगाइड होकर कहाँ चले जाते हैं, वो कभी बॉडी के किसी और ऑर्गन को भी डैमेज कॉज कर सकते हैं। ठीक है। और जो सेल्स जो आपके एक्टिवेट हो गए हैं आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में, आंतों की लाइनिंग में, वो सेल्स कभी कभी ब्लड के थ्रू माइग्रेट होके बाकी ऑर्गन्स में भी जाके वहाँ पे डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि सीलिएक डिजीज़ सिर्फ आंतों की ही बीमारी नहीं है। आज से 20 साल 25 साल पहले ये मानते थे कि ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की ही बीमारी है, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे हम ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये बीमारी सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की नहीं है। ये बीमारी में मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दिस इज़ अ मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है ये। खासकर ये कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के ही अगेंस्ट हो जा रहा है। हाँ, इसमें क्योंकि जो एंटीबॉडी बन रही है वो एंटीबॉडी, क्योंकि गिरती मिसाइल तो आपके सेल्स के ऊपर ही है, तो इससे ही आपके सेल्स को ही डैमेज होता है। तो जब कोई भी इम्यून मैकेनिज्म आपके बॉडी में खुद ही डैमेज कर रहा है तो इसको एक ऑटो इम्यून प्रोसेस बोलते हैं जो इसमें होता है, और इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये सर जब आप बता रहे हैं कि इससे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज होती है, ये डैमेज होगी और इसके सिम्टम क्या क्या और आएंगे, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ नहीं है, तो इसके सिम्टम्स भी ब्रॉड होंगे या सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए होंगे? देखिए, इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत वेरिएबल होते हैं। सिम्टम्स में ये हो सकता है कि आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन कैसे पता कि भाई ये एसिम्प्टोमेटिक है, आपने टेस्ट क्यों किया उसका? चलिए इसको ऐसे बताइए, किसी बच्चे में सिम्टम क्या होंगे, एक मिड एज इंसान के सिम्टम क्या होंगे, और अगर लेट डायग्नोज होता है, किसी को लेट ट्रिगर होता है तो उसके सिम्टम क्या होंगे? देखिए, अगर बच्चे में डायग्नोज होता है तो बच्चे में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो पेट के सिम्टम्स होते हैं। बच्चे को डायरिया हो सकता है और डायरिया के बाद उसको हो सकता है कि उसके बॉडी में खाना ना लगे, जो नॉर्मली बोलते हैं, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी जल्दी, और कभी कभी सीवियर केसेस में उसको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अच्छा। तो बच्चों में ये दिक्कत जब होती है तो बहुत जल्दी पकड़ में आती है। क्यों? क्योंकि बच्चों में हमारे पास मेजर्स क्या है देखने के लिए, हमारे पास उसका वेट देखने के लिए है कि वेट ढंग से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और उसकी हाइट ढंग से बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तो ये दोनों पैरामीटर्स जल्दी दिखाई देते हैं, है ना, तो इसलिए जल्दी पकड़ में आती है। प्लस बच्चों में कभी कभी हाइट ना बढ़ना, अगर पेट की भी कोई सिम्टम नहीं है तो कभी कभी हाइट भी नहीं बढ़ती है उनकी, तो उसके लिए भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। जो है एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही न्यूट्रिएंट्स को, एब्जॉर्ब नहीं कर रही, एग्जैक्टली। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई यंग अडल्ट्स में आ रहे हैं और या ओल्ड एज में आ रहे हैं, चलिए पहले ओल्ड एज की बात कर लेते हैं। ओल्ड एज में ये होता है कि कभी कभी लोग पहली बार डायग्नोज होते हैं ओल्ड एज में, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपको ट्रिगर जो है वो आपको हाल फिलहाल में ट्रिगर मिला हो जिसकी वजह से सिम्टम आ रहे हैं आपको, या तो आपका ट्रिगर बहुत पहले आ चुका है, आपको बीमारी बहुत पहले से ही है, सिम्टम नहीं आए हैं आपको उसके, है ना। और पहली बार डायग्नोज कब हुआ कि मान लीजिए आपको बहुत ही सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, आपको फ्रैक्चर हो गया है, फिर आपने टेस्ट कराया तो आपको खून की कमी मिली है, फिर आपने और टेस्ट कराया तो आपको मालूम चला कि सीलिएक डिजीज़ है ये। और आते हैं मिडिल एज ग्रुप में। देखिए, मिडिल एज ग्रुप में भी जो सिम्टम होते हैं, अगर मैं और स्पेसिफिक जाऊं तो सिम्टम को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है कि आपके इंटेस्टाइन के सिम्टम, एक होता है आपके एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। जो इंटेस्टाइन के सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं सबसे मोस्ट कॉमन डायरिया। ऐसा नहीं होता कि आपको डायरिया लगातार जैसे इन्फेक्शन में हो रहा है, आपको बिल्कुल पानी की तरह डायरिया दिन भर होए जा रहा है, वैसा नहीं होता है। इसमें डायरिया इंटरमिटेंट होता है, जैसे कभी हुआ कभी ठीक हो गया आपको, लेकिन पेशेंट बताएगा कि हाँ, मोशन मेरे जो होते हैं वो मतलब प्रीडोमिनेंटली पतले होते हैं। आपको ज़्यादा गैस बनने की दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा फ्लैटुलेंस हो सकता है आपको, ये दिक्कत होती है। प्लस इसमें ये तो हो गई आपके जो मोस्ट कॉमन आंतों के सिम्टम्स हैं।
जो आंतों के बाहर के सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा जीआई सिम्टम्स बोलते हैं, वो क्यों होते हैं? वो होते हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हुए बॉडी में। जैसे मान लीजिए कि आयरन, B12, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको खून की कमी होगी। खून की कमी होने की वजह से आपको लेथार्जी लगेगा। बहुत लोग इसको नॉर्मल एज अ अपना नॉर्मल वे ऑफ लाइफ मान लेते हैं, लेकिन वो कारण कुछ और होता है उसका। हमेशा थका थका लगेगा, ऐसा फीलिंग आती है उसमें। अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके बोन्स वीक होंगे, आपको थोड़े से भी ट्रॉमा से फ्रैक्चर जल्दी हो सकता है। कैल्शियम क्यों नहीं एब्जॉर्ब होगा? वो तो ग्लूटेन है नहीं। कैल्शियम एब्जॉर्ब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्लूटेन जो है आपकी जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स को डैमेज कॉज करता है, और इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब तो लाइनिंग से ही होते हैं। तो ओवरऑल वो सब डैमेज हो जाते हैं। आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कैल्शियम, फोलिक एसिड हो गए हैं, आयरन हो गया, ये सब के सब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब लाइनिंग ही डैमेज हो गई आपकी तो एब्जॉर्ब किसके थ्रू होंगे वो लोग, है ना? तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इसीलिए हमें डेफिशिएंसीज के सिम्टम मिलते हैं इसके अंदर। प्लस सीलिएक डिजीज़ में ये भी देखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डेफिशिएंसी जो आ रही हैं उसके ही सिम्टम मिले, क्योंकि इसमें इम्यून सेल्स आपके एबनॉर्मली एक्टिवेट हो चुके हैं। तो वो एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स जो होता है वो कभी कभी बाकी ऑर्गन्स भी डैमेज करते हैं। जैसे आपको स्किन में लीजन्स मिल सकते हैं, स्किन्स में आपको रैशेस मिल सकते हैं पर्टिकुलर टाइप को, जिसको हम लोग डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस बोलते हैं। आपको मसल वीकनेस मिल सकती है। आते हैं पेशेंट जो खुजली की शिकायत करते हैं कुछ ऐसी स्किन की, और उनके पेट भी गड़बड़ है। हाँ, वो पेशेंट आते हैं, लेकिन ये बहुत वेग चीज़ है कि पेट की दिक्कत भी है और खुजली भी है ना? अगर कोई लीजन्स हमें जो स्किन जो रैशेज होते हैं अगर वो पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है इसको सीलिएक डिजीज वाले रैशेज। हर मरीज में एक जैसे लक्षण नहीं है। नहीं, सब में एक जैसे लक्षण नहीं है। फिर इसमें ये हो सकता है कि आपके मसल वीक हो सकती हैं, बोन्स के बारे में मैंने बताया आपको। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो आपका ब्रेन है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है और पेरिफेरल नर्व्स हैं, है ना, वो असर हो सकती हैं। कभी कभी रेयर केसेस में ये होता है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत है ना उसको, तो इसको ग्लूटेन अटैक्सिया बोलते हैं, वो ढंग से चल नहीं पाते हैं। जब ये कंडीशन हो जाती है तो ये इरिवर्सिबल होती है। ये कंडीशन, इसमें आप ग्लूटेन फ्री डाइट आप ले भी लेंगे तो आपको कितना इंप्रूवमेंट होगा बताना। चलने में कैसे दिक्कत होगी सर? वो चलने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं, कंसंट्रेशन की बात नहीं हो, पेशेंट बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाता। बैलेंस इसलिए मेंटेन नहीं कर पाता क्योंकि आपके ब्रेन में एक एरिया होता है, सेरिबेलम बोलते हैं जिसको। सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस मेंटेन करता है चलने में आपको। तो उसमें देखा गया है कि वहाँ पे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होकर उसको डैमेज कॉज करते हैं उस एरिया को, तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है, तो आप चलने में डगमगाते हैं। वैसे में ये थोड़ा सा रेयर है, लेकिन ये भी हो सकता है सीलिएक डिजीज़ में, और ये देखा गया है। इसके अलावा कभी कभी ब्रेन फॉगिंग होती है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कन्फ्यूजन रह रही है एक स्टेट की, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज़ पे। आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिल सकती है कि आपको जैसे पैरों में जलन टाइप के हो रहे हैं, ये आपको मिल सकते हैं। प्लस कभी कभी क्या होता है कि साइकियाट्रिक सिम्टम्स भी मिलते हैं। साइकियाट्रिक एडवांस सिम्टम है ना? नहीं, एडवांस सिम्टम्स हैं, लेकिन कौन से सिम्टम किस पेशेंट में आएंगे वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और हम बता नहीं सकते वो चीज़ कि कौन से पेशेंट में कौन से सिम्टम आएंगे। उनको इन सिम्टम के साथ कितनी पेट की दिक्कत साथ में होगी ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सीएनएस में आपको नसों में आपके जलन हो सकती है, ये सब दिक्कत हो सकती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो तो उसमें डैमेज हो सकता है आपको। इसके अलावा एंडोक्राइन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन जो फंक्शंस होता है, जो आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं, उनको हार्मोन सेक्रीट करने के लिए भी ना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज, जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ये सब चाहिए होते हैं उनको। तो वो एंडोक्राइन हार्मोन ढंग से बन नहीं पाते हैं। उसके ना बनने की वजह से बच्चों में शॉर्ट स्टेचर मिलता है, उनकी हाइट ही नहीं बढ़ पाती बच्चों की। भले उनको जीआई सिम्टम बहुत नहीं है, लेकिन वो छोटे कद के ही रह जाते हैं। तो उनमें अगर हम इवेलुएट करते हैं कोई और कॉज नहीं मिलता, तो सीलिएक डिजीज़ एक कारण है। प्लस इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव लाइफ का फेलियर। इसमें क्योंकि ये बीमारी जो है फीमेल्स में थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इसमें होता ये है कि फीमेल्स की सारी जो लाइफ स्पैन है, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है, वो सारी इफ़ेक्ट होती है। उनको जो मिनार्की होती है, मेंसेस का जो आना होता है, वो लेट शुरू हो सकता है। अगर मेंसेस आ गया तो मेंसेस बहुत ही एबनॉर्मल हो सकता है। अगर फीमेल्स की शादी अगर हो गई है तो उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, अगर कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। अगर कंसीव कर भी लिया पेशेंट्स ने सपोज़, तो अबॉर्शंस स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं पेशेंट्स के। और जो मिनोपॉज होता है
वो जल्दी आ जाता है। जो नॉर्मली 45 ईयर्स में आता है तो वो और जल्दी होके 40 ईयर्स या 38 ईयर्स में आ सकता है। तो मतलब ओवरऑल जो फर्टाइल लाइफ होता है फीमेल्स का वो कम हो जाता है अगर पेशेंट अनट्रीटेड है तो, ठीक है। इसके अलावा लिवर में भी इफेक्ट देखा गया है। बहुत बार पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनके लिवर एंजाइम जो होते हैं थोड़े से डिरेंज होते हैं, तो उसमें अगर आप बाकी कॉमन कॉज को हटा देंगे, अगर आप और कभी कभी इवैल्यूएट करेंगे तो उसमें सीलिएक डिजीज़ भी एक कारण है लिवर एंजाइम डैमेज होने का, ठीक है। तो ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिसमें आपके हाँ, एक बार बता मल्टीपल रहे थे कि आप ऑर्गन इन्वॉल्व हो नैश सकते की हैं। जो वो है वो ज़्यादा पाई जाती है। हाँ, देखिए नैश को ज़्यादा पाने के उसका अलग रीज़न है। उसका रीज़न बेसिकली ये है, नैश मतलब कि फैटी लिवर होता है बेसिकली। तो फैटी लिवर होने के अलग कारण होते हैं। इसमें कारण ज़्यादा ये होता है क्योंकि जो कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट आप पेशेंट को रखते हैं, उसके बाद ऑप्शंस कम हो जाते हैं पेशेंट को। ऑल्दो ऑप्शन बहुत है वैसे, लेकिन उनको लगता है कि जो उनका स्टेपल डाइट है वीट है ना, वो कम खा पा रहे हैं। तो मदर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि खाना पीना और बढ़ाने के लिए है ना, फैट का कंटेंट जो होता है डाइट में ना वो बढ़ जाता है पेशेंट का। घी वगैरह ज़्यादा। घी ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट का, जिसके वजह से वो लिवर में लेकिन घी फैटी लिवर होने का रिकमेंड भी कारण करते बने। हैं डॉक्टर कि घी थोड़ा ज़्यादा खाइए, ऐसा भी मैंने नहीं, देखा है। रिकमेंड करते हैं इनिशियल फेजेस में, ताकि आपका जो सपोज मान लीजिए कि आपकी बीएमआई जो होती है बॉडी की वो बहुत ही कम है, जो बॉडी जो मास इंडेक्स होता है वो आपका बहुत ही कम है, तो इनिशियली रिकमेंड करते हैं कि आप पहले पर्टिकुलर बीएमआई लेवल पे आइए मेंटेन करें। उसमें, और उसके बाद आप डाइट को न्यूट्रिशनली बैलेंस रखिए। ये भी हमारे ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो मैनेज करके आप चलिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसके वजह से है। तो ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दिक्कत तो स्मॉल इंटेस्टाइन की है, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन्स इसमें इफ़ेक्ट होते हैं। लगभग सभी ऑर्गन जुड़े हुए हैं। सभी ऑर्गन जुड़े हुए हैं इसमें। आपको अगर सिम्टम्स आंतों की ज़्यादा नहीं है, जैसे हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि होता ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी के घर में किसी को सीलियक डिजीज़ है, तो उनकी अगर फैमिली स्क्रीनिंग करेंगे तो 10% चांसेस होते हैं कि उनके फैमिली स्क्रीनिंग में उनके पेरेंट्स को या उनके बच्चों को या उनके सिबलिंग्स को, मैक्सिमम चांस होते हैं उनके सिबलिंग्स को होने के, भाई बहन को होने के। तो उनको अगर आप टेस्ट करेंगे, जो करना ही है, तो उनमें हमें सेरोलॉजी पॉजिटिव मिलती है और बायोप्सी में चेंजेस मिलते हैं। मतलब वो एसिम्प्टोमेटिक अभी भी हैं, लेकिन उनको कोई वो सीलियक डिजीज़ है, तो वैसे केस में उनको भी ग्लूटेन फ्री डाइट पे हमें रखना होता है ऐसे पेशेंट्स को। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर कितना इसमें रेयर है? देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर इसमें बिकॉज ऑफ थोड़ा सा रेयर है सीलियक डिजीज़ के वजह से। वो आपको मान लीजिए कि 0.1% पेशेंट्स में हो सकता है वैसे, लेकिन तभी होता है जब वो डिजीज़ जो है आपकी अनट्रीटेड रह जाए बहुत ही लंबे समय तक। तो वो अल्टीमेटली आके आपको रिफ्रैक्टिव सीलियक डिजीज़ कंडीशन आ जाती है, और फिर बाद में जाके वो क्या कैंसर्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के, वो आपको होने की संभावना होती है। ऐसा ना कि हमने पेशेंट नहीं देखते हैं, वैसे भी पेशेंट्स हमारे फॉलोअप में हैं जिनको हो चुका है। तो ये हो सकता है, रेयर है लेकिन ये हो सकता क्या ऐसे है। पेशेंट भी हैं जिनको सीलियक डिजीज़ हुआ और उनको दूध पीना और लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो गया? देखिए, बिल्कुल सीलियक डिजीज़ में बेसिकली जैसे बताया मैंने आपको कि जो सेल्स डैमेज होते हैं, तो वो जो सेल्स होते हैं ना, उनकी लाइनिंग पे क्या होता है कि जो मिल्क में प्रोटीन होता है लैक्टोज, जो कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज, तो उसको तोड़ने के लिए एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो उसके मार्जिन्स पे ही होते हैं, सेल्स के मार्जिन पे होते हैं। तो जब सेल डैमेज होता है तो उसकी मार्जिन भी डैमेज हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि दूध को पचाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है पेशेंट को। तो इनिशियली जब कोई पेशेंट डायग्नोज होता है तो हम लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आप थोड़ा लैक्टोज और बहुत शुगरी चीज़ जो होता है, क्योंकि शुगर को एब्जॉर्ब करने में जैसे हाई फ्रक्टोज चीज़ हो गए, तो उनको भी एब्जॉर्ब करने के लाइनिंग लिए डैमेज है तो सब कुछ आपको थोड़ा हाँ, सा तो कंट्रोल उसमें भी करना क्या होता है कि इंटॉलरेंस होता है, फिर पेशेंट को ज़्यादा गैस बनेगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब चीज़ नहीं होंगी, तो ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है कि आप इनिशियली ये सब बाद चीज़ में वो अवॉइड लैक्टोज करिए। कंज्यूम कर सकते हैं। बाद में अगर पेशेंट ग्लूटेन फ्री डाइट पे अच्छे से है, जब उसके एपिथेलियम वापस ढंग से नॉर्मल बन जाते हैं सेल्स उसके, तो हो सकता है कि वो टॉलरेट कर जाए दूध को। तो हम बोलते हैं कि बाद में अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं वैसे केसेस में। अच्छा, डायग्नोसिस पे आते हैं इसके। कैसे इसका डायग्नोस होता है? अगर आप, क्योंकि ये इसके सिम्टम्स आप बता रहे हैं कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कैसे आप डायग्नोस करते हैं कि इसको सीलियक भी हो सकता है? देखिए, या हर सीलियक पेशेंट डिजीज़ में एक जो है आप मार्जिन लेके चलते हैं कि एक बार टेस्ट करा लेते हैं इसका? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो कि इसके सिम्टम्स इतने वेरिएबल हैं, है ना, कि आपको बहुत सारे ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है। तो ये मतलब कॉमनली लोग जो होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो पूछते हैं कि सर हम भी टेस्ट करा लें क्या?
कहीं हमें तो सीलिएक नहीं है। तो एज़ पर सब कुछ देखते हैं इसमें ये भी देखते हैं कि आपका इकोनॉमिक बर्डन कितना पड़ रहा है ओवरऑल, क्योंकि टेस्ट तो फ्री में नहीं होता, कॉस्टली होता है। तो एक कंसेंसस है कि आप टेस्ट उन्हीं में करिए जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं। वो क्या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं? अगर मान लीजिए आपको क्रोनिक डायरिया हो रहा है बीच बीच में रह के, उसमें टेस्ट करिए। अगर मान लीजिए आपको क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, जिसके लिए आप दवाई लेते हैं, ठीक होता है, छोड़ते हैं, फिर दोबारा हो जाता है और कोई कारण नहीं है उसका। मान लीजिए क्रोनिक अनएक्सप्लेन्ड आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जिससे कोई और कारण नहीं मिल रहे हैं। या तो आपको शॉर्ट स्टेचर है जो कॉमनली बच्चों में होता है। बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइमली डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों के शॉर्ट स्टेचर को स्टार्टिंग में ही सस्पेक्ट करके अगर आप ट्रीट करते हैं उनको, तो हो सकता है कि बच्चा नॉर्मल कैचअप करके अपना हाइट जो है वापस लिमिट तक आ जाए। ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा? थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा अंदर भी, है ना। नहीं, ओवरऑल अगर ग्लूटेन फ्री डाइट पे आ जाए पेशेंट, तब तो वो नॉर्मल कैचअप कर लेगा पेशेंट, तब तो नॉर्मल बॉडी उसकी नॉर्मल हाइट तक काफ़ी हद तक वो आ जाएगा। तो अगर अनएक्सप्लेन शॉर्ट स्टेचर है तब आपको टेस्ट करवाना है। या तो अगर मान लीजिए किसी को अनएक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव फेलियर है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है या अबॉर्शंस हो रहे हैं बार बार, तब आपको टेस्ट करवाना चाहिए ये। अगर आपके घर में किसी को सीलिएक डिजीज़ है और फर्स्ट डिग्री जो भी रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, है ना, और माता पिता और बच्चे, उनका टेस्ट करवाना ही करवाना है। अगर मान लीजिए कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर कोई पेट की दिक्कत है तो देखा गया है कि भाई 6 से 10% लोगों में ना सीलिएक डिजीज़ साथ में हो सकती है एसोसिएटेड, तब आपको टेस्ट करवाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ऑटोइम्यून दिक्कत कुछ और है, सपोज़ मोस्ट कॉमन होता है कि ऑटोइम्यून थायराइड की दिक्कत है आपको या ऑटोइम्यून लिवर की दिक्कत है आपको, तो उस केसेस में भी अगर थोड़ी सी भी आपको पेट की दिक्कत है तो आपको सीलिएक का टेस्ट करवाना चाहिए। कौन सा वैसे टेस्ट केस है में सीलिएक का? देखिए, सीलिएक का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही सिंपल है, वो एक ब्लड टेस्ट है सिंपल। वही ब्लड टेस्ट है जो बताया ना मैंने आपको, जो एयर स्ट्राइक होती है, जो मिसाइल्स जो बनते हैं, जो एंटीबॉडी टेस्ट है, ये वही टेस्ट है। ये सिंपल टेस्ट से, इसको हम लोग IgA TTG2 एंटीबॉडी बोलते हैं। ये टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो 95 to 99% चांसेस हैं कि आपको सीलिएक डिजीज होने के। एंटीबॉडी बन गई है तो ग्लूटेन आपको जो सीलिएक हो सकता है। सीलिएक हो सकता है। वो बनेंगी क्यों? जैसे मैंने बताया आपको, बनेंगी इसीलिए जब अटैक हो रहा है आपके सेल्स के अंदर और वो सिग्नल भेज रहे हैं कि भाई ग्लूटेन घुस चुका है हमारे अंदर, ये हमारा एनिमी है, और एंटीबॉडी बनना तभी शुरू होती हैं। तो एंटीबॉडी को ही हम टेस्ट करते हैं क्योंकि वो सिंपल चीज़ है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो मतलब आपको सीलिएक डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। और इंडोस्कोपी? तो इसके बाद हम एंडोस्कोपी करते हैं। अच्छा। ये देखने के लिए कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डैमेज कितना है। उसकी ग्रेडिंग होती है बायोप्सी की, देखने के लिए कि आपकी सिवियरिटी क्या है उसमें। प्लस बायोप्सी करने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपके पास एक बेसलाइन अवेलेबल चीज़ है कि आप जिससे आप आगे फ्यूचर में उसको आप कंपेयर कर सकते हो ये। तो हम सिंपल एक ब्लड टेस्ट है और सिंपल एक एंडोस्कोपी जो कि 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। एक पतली सी ट्यूब होती है जो हम पेट के रास्ते, जो आपकी स्टमक के जो आगे जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो जुड़ी हुई है, उससे हम 4 बायोप्सी पीसेस लेते हैं अच्छे से और उसको हम टेस्ट करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं सर हम एंडोस्कोपी नहीं कराएंगे, आपको जो करना है उसके अलावा आप कर दो। तो आजकल जो रिसर्च है इतनी एडवांस हो गई है, उसमें ये देखा गया है कि जो आपके एंटीबॉडी के लेवल्स हैं, अगर वो लेवल्स आपके मोर देन 10 टाइम्स है, जो अपर लिमिट है लेवल्स का, अगर मोर देन 10 टाइम्स लेवल है तो ठीक है, आप पेशेंट को एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हो, है ना। क्या ऑल्टरनेटिव है? इसमें एक और एंटीबॉडी होती है जिसको हम लोग एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी बोलते हैं, तो आप वो भी टेस्ट करके देख लो। अगर मोर देन 10 टाइम्स आपकी TTG एंटीबॉडी रेस्ड है और ये भी एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, एंटी EMA एंटीबॉडी जो है अगर ये पॉजिटिव आती है, तो आप कह सकते हो कि भाई आपको सीलिएक डिजीज़ है, आपको ट्रीटमेंट शुरू करना ही है। ये जो डैमेज है कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा आपको इंटेस्टाइन में? इसीलिए बायोप्सी करना हमेशा ज़रूरी होता है। बायोप्सी करना हमेशा ही ज़रूरी है। जैसे ये जो अप्रोच है इसको हम लोग बोलते हैं नो बायोप्सी पाथवे। तो ये नो बायोप्सी पाथवे जो है, जो बच्चों में ना, ये तो मतलब गाइडलाइंस में है कि आप बच्चों में सही कि आप बायोप्सी मत करो, अगर आपके पास टाइटर इतने बड़े हुए हैं तो आप दूसरे एंटीबॉडी टेस्ट करके ट्रीटमेंट शुरू कर दो उसको। लेकिन बड़ों में ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ आप केस टू केस बेसिस में ये आप तब भी कर सकते हैं। अब जैसे लोग हमसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने बताया कि जेनेटिक दिक्कत है ये, तो आप जीन्स टेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो मेरे, है ना, जीन्स टेस्टिंग क्यों नहीं करते हो आप? तो जीन टेस्टिंग करने के भी ना एक पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं। जैसे कॉमनली ये होता है कि अगर आपको डाउट है कि पेशेंट को जेनेटिक मतलब सीलिएक डिजीज़ है कि नहीं है,
ये सिचुएशन तब नॉर्मली आती है जैसे पेशेंट कहीं पेरिफेरी में उसको बताया गया कि भाई आपको गेहूं की दिक्कत है, आप गेहूं मत खाइए, उसको पता नहीं है कि भाई किस बेसिस से बोला, उसके पास रिपोर्ट्स भी नहीं होते हैं और हमारे पास 6 महीने बाद या साल भर के बाद आते हैं और बोलते हैं कि आप डॉक्टर साहब बताइए कि हमें है कि नहीं सीलिएक डिजीज़। तो उस कंडीशन में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ग्लूटेन पेशेंट नहीं ले रहा है तो एंटीबॉडी भी नहीं बनेंगे उसके बॉडी में, आप टेस्ट करेंगे तो आपका वो टेस्ट नेगेटिव ही आएगा, नॉर्मली आएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उनके जो जीन्स टेस्टिंग है HLA DQ2 और DQ8 होते हैं उनको टेस्ट करते हैं। अगर वो एंटीबॉडी आपके पॉजिटिव, मतलब अगर आपके ये जीन्स आपके होते हैं ब्लड में, तो आपके चांस हैं कि आपको सीलिएक डिजीज़ हो सकता है। तो उस केस में हम लोग ये करते हैं कि भाई पेशेंट को बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा ग्रेव नहीं है पेशेंट को तो आप ग्लूटेन लीजिए, आप गेहूं खाना शुरू करिए और 4 हफ्ते के बाद हम लोग पेशेंट का एंटीबॉडी टेस्टिंग और एंडोस्कोपी बायोप्सी करके देखते हैं। अगर हमें चेंजेस मिलते हैं दोनों में तो मतलब उसको सीलिएक डिजीज़ है। अगर ये जीन्स ही नहीं है पेशेंट के अंदर तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि भाई आपको सीलिएक डिजीज़ नहीं है, आप गेहूँ नॉर्मली भी खाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि इसमें ग्लूटेन नहीं खाते हैं। अभी तक जितनी भी बातचीत हुई ये समझ में आता है कि आप ग्लूटेन छोड़ दीजिए और आप इससे जो है रिकवरी आपकी उसी दिन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट है क्या इसका? देखिए ग्लूटेन फ्री आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट के वो दिखते हैं कि हाँ ये ट्रीटमेंट है। देखिए बाबा जी लोग तो हर जगह हैं, है ना, और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स जो होते हैं, है ना, वो लोग भी काफ़ी दावे करते हैं कि हम इनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं इसको। ग्लूटेन अगर आप ले रहे हैं तो कोई और तरीका नहीं है इसको ठीक करने का, ग्लूटेन फ्री डाइट ही एक तरीका है। तो अगर आप किसी के बात में आते हैं कि भाई आप ये आयुर्वेदिक मेडिकेशन ले लीजिए या होम्योपैथी इलाज कर दीजिए, आप 3 महीने के बाद खाना शुरू कर देंगे गेहूँ, तो वो सब गलत है। ऐसा भी है ना कि इस बीमारी को लोग सामान्य अपच समझते हैं कि ठीक है हमको डायग्नोसिस हमारा हो गया, ये सीलिएक डिजीज़ कोई आ गया, लेकिन जो आम आदमी है जिसने ज़िंदगी भर रोटी खाई है उसको लग रहा होगा कि रोटी नहीं पच रही है और इसका हम कुछ अल्टरनेटिव खोज लेते हैं। इसलिए भी शायद लोग जो हैं जाते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर। तो उनको अगर आप समझा सकें कि नहीं ये सिर्फ अपच नहीं है, ये इसका कोई अल्टरनेटिव इलाज भी नहीं है क्योंकि वो तंत्र ही नहीं है पचाने का आपके जो है उसको प्रोटीन। बिल्कुल देखिए बेसिकली इसमें यही है कि जो हम बोलते हैं, जो हम कॉमनली बोल देते हैं कि भाई आपको पेशेंट को डायग्नोसिस हो गई, हमने बोल दिया कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट आपको स्ट्रिक्टली लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है, पेशेंट को बोल देते हैं। लेकिन ये ना हमारा काम सिर्फ यहाँ तक नहीं ख़त्म होता है ना। जैसे आपके 3 मेन थेरेपीज़ होते हैं इसके अंदर। एक तो आपने बोल दिया कि स्ट्रिक्टली लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट। सेकंड आपका हो गया कि आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देते हैं इनिशियली हम लोग, कि जैसे B12 और आयरन, फोलिक एसिड जो कमी है, कैल्शियम, ताकि जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो कुछ करेक्ट हो जाए। तो हम 6 महीने साल भर उसको यूज़ करते हैं और साथ में बोलते हैं कि इनिशियली आप जूसेस हो गए हैं और आपके जो दूध हैं वो आप कुछ महीने अवॉइड करिए। तो सबसे ईजी तो फॉलो करना, आपको दूध बंद करना है और आपका ये जो है आपको ये दवाई खाना है। लेकिन गेहूं बंद करना ना पेशेंट शॉक में चले जाते हैं, जैसे आपने बताया है ना कि भाई सुबह दोपहर शाम हम नॉर्थ इंडिया में तो गेहूं ही खा रहे हैं, तो मैं बंद कैसे करूं ये चीज़। तो यहाँ पे यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, डॉक्टर्स को भी मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ पे पेशेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर्स को क्या मेहनत करनी पड़ती है, देखिए हमारा काम सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है, हमें पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है, पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि आपकी बीमारी क्या है। सीलिएक का जो आपका सेल है इंटेस्टाइन का, वो बैटल ग्राउंड है आपका। आपको भले ही लग रहा हो कि आपको पेट की बहुत सिम्टम नहीं है, लेकिन आपको बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, क्योंकि मिसाइल्स जो आ रही हैं वो मिसगाइड होकर कहीं और भी जा सकती हैं। तो ये समझने की नीड है। जिन पेशेंट को सिम्टम ज़्यादा होता है ना, उसमें हमारा थोड़ा काम कम हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम ज़्यादा है तो वो अच्छे से खुद ही अलर्ट हो जाता है। लेकिन जिसमें सिम्टम्स कम होते हैं उनमें बहुत चैलेंज होता है ये समझाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है पेशेंट को समझाना कि अगर आप ग्लूटेन छोड़ देंगे तो सब कुछ आपका रिवर्स हो सकता है। लेकिन इतना कुछ समझाने के बाद जब पेशेंट मोटिवेट होता है कि भाई ठीक है डॉक्टर साहब हम फॉलो कर लेंगे ग्लूटेन फ्री डाइट, लेकिन फिर भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर कुछ तो खा सकते हैं, कभी कभी तो खा सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि देखिए ऑन एन एवरेज ना एक मतलब इंडियन पॉपुलेशन में अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो आप ना ऑन एन एवरेज मान लीजिए 50 ग्राम ग्लूटेन आप लेते हैं दिन में। अगर आप 50 मिलीग्राम भी ग्लूटेन ले लेंगे ना,
मतलब वो होता है इज इक्वल टू आपका एक बाइट ऑफ रोटी, मान लीजिए आटे की रोटी, आपकी गेहूं की रोटी। तो अगर आप एक बाइट भी वो ले लेंगे ना, तो उससे आपकी जो दिक्कत है ना, वो इतना सफिशेंट है कि आपकी बीमारी को बनाए रखेगा वो चीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO मतलब जो US FDA है, उसने ये बोला है कि अगर आपको ग्लूटेन फ्री डाइट को किसी को सर्टिफाई करना है कि भाई ये प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री है, तो उसमें जो क्वांटिटी है इट शुड बी लेस दैन 20 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो लेस दैन, उसमें ग्लूटेन की कंटेंट लेस दैन 20 मिलीग्राम पर केजी होनी चाहिए। आप सोचिए 20 मिलीग्राम पर केजी से कम कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर इसको और वैसे बताऊं मैं, तो अगर 1 मिलियन मतलब अगर 10 लाख आपके पास राइस के ग्रेन्स हैं, उसमें अगर 20 ग्रेन्स भी आपके पास अगर वीट के हैं तो वो कंटामिनेटेड है वो चीज़। तो इतनी आपको सावधानी आपको रखनी है इस चीज़ में। अब लगे यार उनके बारे में बता दीजिए जो बिना सीलियक डायग्नोज हुए ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ बढ़ गए। ये ट्रेंड भी बन गया आजकल। मैं आता हूँ आपके उस क्वेश्चन पे, है ना, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग हम करते हैं ना, अच्छा। तो उसमें हाँ, और जी। भी एस्पेक्ट है जो जी। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पेशेंट के। बताइए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पेशेंट पूछते हैं, उनका रवैया थोड़ा कुछ चेंज हो जाता है। वैसे वो बोलते हैं कि सर तो खाएंगे क्या हम, है ना, ग्लूटेन तो आपने बंद करवा दिया तो हम खाएंगे क्या वैसे में। तो पेशेंट के पास ना बहुत सारे ऑप्शन है खाने के। मोस्ट कॉमन क्या दिक्कत होती है? मोस्ट कॉमन होता है कि भाई आप रोटी नहीं खा सकते हो गेहूं की, है ना, गेहूं की, और अगर बाड़ले लेते हो और जौ की खाते हो तो अलग बात है, लेकिन गेहूं की रोटी आप या गेहूं उससे बने कोई भी चीज़ आप नहीं खा सकते। तो आपके पास ऑप्शन बहुत है। क्या ऑप्शन है आपके पास? आप खा सकते हो बेसन, बेसन ले सकते हो आप। सारा गुजरात बेसन जैसे ही खा रहा है। आप बेसन की रोटी खा सकते हो, है ना, आप मक्के की रोटी खा सकते हो, ठीक है। आप ये जो ज्वार होता है उसकी रोटी खा सकते हो, है ना, मिलेट्स इसको बोलते हैं, उसकी रोटियां खा सकते हो। आप राइस की रोटी खा सकते हो, ठीक है। आप कुट्टू के जो आटा होता है, जो बोलते हैं बकवीट होता है, जो फास्टिंग में लोग खाते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इन सब का जो होता है वो आपको इसको वेरिएबल कॉम्बिनेशन में इसको मिला के भी आप यूज़ कर सकते हो। मल्टीग्रेन फूड। मल्टीग्रेन मतलब नॉन वीट बेस्ड, Non-wheat, नॉन हाँ। बार्ले बेस्ड, है ना, उसको आप मल्टीग्रेन फूड में भी खा सकते हो। अब कॉमनली लोग ये पूछते हैं कि सर ओट्स भी ले सकते हैं क्या साथ में? देखिए ओट्स आप ले सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च सेटिंग्स में ये देखा गया है कि ओट्स में ना कंटामिनेशन बहुत होती है ग्लूटेन की, जो कि ईजिली रिमूव नहीं की जा सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आप ओट्स ले रहे हो, आप टॉलरेट कर रहे हो, है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एंटीबॉडी लेवल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तब आप ले सकते हो अगर सोर्स सही है उसका। मैंने देखा सर आलू के चिप्स में भी कंटेमिनेशन है। बिल्कुल कंटामिनेशन है उसके अंदर भी। ये मतलब नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर हम चिप्स खा सकते हैं क्या, है ना। तो चिप्स आपके पास अगर पैक्ड फूड है तो वो आप बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन है। आपको चिप्स अगर खाना है तो आप चिप्स जो घर में आप आलू के चिप्स बनाइए, आप बनाना के चिप्स बनाइए, आप वो खाइए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपको ना जो चक्की होती है, जो ग्राइंडर होता है जिसमें आप गेहूं पीसते हैं, वो आपको लोकल मील से नहीं लेना है आपको। क्योंकि लोकल मील में क्या होता है कि जिसमें वो गेहूं पीसते हैं उसी में आपका जो बाकी आपके जो नॉन ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट हैं वो भी उसमें आपको मतलब हर एक फूड को आपको संदेह से देखना है। बिल्कुल देखना कंटेमिनेशन संदेह कहीं से। भी हो सकता है। कंटेमिनेशन आपके बहुत लेवल्स पे हो सकते हैं, और इसमें ट्रीटमेंट ही यही है। आपको बताया कि छोटे से छोटा चीज़ अगर ग्लूटेन दवा लेंगे है वो भी नहीं कर इसकी। देगा आपको। तो आपको तब भी वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और आपको प्रेफरेबली आप घर में एक मतलब आजकल इलेक्ट्रिक ग्राइंडर चक्कियाँ भी मिलती हैं, तो आप घर में रखिए, और आप रॉ ये सब जो हैं प्रोडक्ट जो मिलेट्स हैं इनको लाके आप घर में अपने वेरिएबल क्वांटिटी में इसको वो करिए। इसके अलावा लोग हमसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मिठाई में क्या खा सकते हैं हम लोग, है ना। तो मिठाई में लोगों को बहुत को मतलब पता नहीं होता कि भाई जलेबी हो गई आपकी, आइसक्रीम हो गए, तो ये सब के सब ना कंटामिनेटेड होते हैं। मतलब इसमें तो है ही, गेहूं तो है ही जलेबी में, आपका आइसक्रीम में होते हैं वो भी कंटामिनेट होता है आइसक्रीम में। ये क्यों होता है? इसको हम लोग बोलते हैं हिडन ग्लूटेंस। अब हिडन ग्लूटेंस का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इतना ग्लूटेन पाया जाता है हर जगह? इसीलिए क्योंकि ग्लूटेन के अंदर ना एक विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, बाइंडिंग एजेंट होता है ये। तो इसको इसीलिए सब जगह यूज़ करते हैं ताकि एक बाइंडिंग की तरह हेल्प करें। क्योंकि अगर आप आटे की रोटी बनाएंगे, गेहूं की रोटी बनाएंगे, तो वो रोटी आपकी अच्छे से बन जाएगी। लेकिन कभी आप ट्राई करके देखिए, है ना, बार्ले की रोटी मतलब सॉरी इसकी आप मिलेट्स की रोटी बनाने के लिए पापड़ की तरह टूटती हैं वो टूट जाएगी तुरंत, उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी के वजह से वीट को, उसके रिफाइंड फॉर्म को बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं फूड इंडस्ट्री में। तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। आपको चॉकलेट्स नहीं खाना है बिल्कुल भी, ठीक है।
वो आपको दिक्कत डेफिनेटली कॉज कर सकती हैं। और मार्केट में अगर आपको कस्टर्ड वगैरह मिलते हैं तो वो सब बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा खाना है आपको तो आप हलवा खाइए। आप मान लीजिए कि आप बेसन का हलवा खाइए बना के, गाजर के हलवा खाइए, बेसन के लड्डू खाइए। आपको और भी कुछ खाने का शौकीन है आप मीठे में तो आप खीर खाइए। आप चावल की खीर खा सकते हैं। आप मान लीजिए कि ये जो साबूदाना होता है उसके खीर खा सकते हैं। आप मखाने की खीर बना के खा सकते हैं। तो ये सब खा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जब हमारे लेकिन पास ये आते घर हैं, पे ही खा सकते हैं, बाजार ये में है नहीं तो नहीं एक बार को बिल्कुल ही घर में बना के खाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ आपकी होममेड होनी चाहिए। जब बच्चे हमारे पास आते हैं ओपीडी में तो कॉमनली जो मदर्स होती हैं वो पूछती हैं कि सर हम बच्चा तो कमज़ोर है, इनको हॉर्लिक्स दे सकते हैं क्या? तो हॉर्लिक्स हो गया है आपका, बूस्ट, माइलो, जो भी सब चीज़ हो गए, ये सब बिल्कुल भी नहीं देना है आपको, क्योंकि ये सब के सब में ग्लूटेन होता ही होता है। जो यंग अडल्ट आते हैं वो पूछते हैं सर कि मतलब कि हम थोड़ा सा अल्कोहल ले सकते हैं क्या? तो अल्कोहल्स में आपको बियर जो होता है वो फर्मेंटेड होता है, वो डिस्टिल्ड नहीं होता है, तो वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा वैसे तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन तब भी अगर आप कभी कभी लेते हैं तो उसमें आपको नॉन बियर प्रोडक्ट्स लेने हैं। आपको ये वाइन, जिन और जो वोडकास वगैरह होते हैं आप वो कंसीडर कर सकते हैं। फिर दूध आप ले सकते हैं अगर एक टाइम के बाद, अगर आपको इनिशियल कुछ फेज़ के बाद चाय, कॉफ़ी ये आप ले सकते हैं लिबरली। फिर इसके अलावा जैसे पिज़्ज़ाज़ हो गए, मेयोनीज़ वगैरह हो गया है, आपको ये सब में मिलावट होती है तो ये सब बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। पनीर अगर आप घर में बनाते हैं तो वो आप ले सकते हैं अच्छे से। कभी कभी क्या होता है कि भाई पेशेंट बिल्कुल सही चल रहा है, घर में गेस्ट आए हैं, है ना, तो वो बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। ऑर्डर करते हैं, जैसे मान लीजिए पनीर कोई आइटम ऑर्डर कर ली, तो उनको लगता है भाई पनीर के आइटम हमने ऑर्डर किया उसमें तो ग्लूटेन नहीं होगा। लेकिन बाहर फूड इंडस्ट्री में ये है कि जो थिकनर यूज़ करते हैं वो सब वीट बेस्ड होते हैं, थिकनर्स, तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो बेटर है कि आप नॉन वीट बेस्ड थिकनर, सूप में भी, सूप अगर आपका प्री मिक्स्ड होता है, जो आपके इंस्टेंट करी वगैरह जो होते हैं आपके, वो सब के सब आपके कंटामिनेटेड होते हैं ग्लूटेन से, उसको आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप या तो घर में खुद सूप बनाइए, या तो आप टोमेटो सॉस जो होता है वो घर में खुद ही बनाइए, वो भी होते हैं कंटामिनेट। तो और आपको अगर थिकनर यूज़ करना है ग्रेवी बनाने के लिए तो आप ग्रेवी में आप जैसे अरारोट हो गया है, राइस बेस्ड हो गया है, या कॉर्न स्टार्च हो गया है, तो आप ये सब चीज़ें। अरारोट गेहूं का नहीं होता है? अरारोट गेहूं का तो नहीं होता, उसका एरोडीट बोलते हैं। वो गेहूं का नहीं होता है, तो वो आप यूज़ उसको कर सकते हैं, है ना, एज अ थिकनर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये हैं। अब इसमें होता ये ना कि आपने पेशेंट को बता दिया भाई ये खाना है, ये सब नहीं खाना है, लेकिन हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि उनकी जो डाइट है ना वो न्यूट्रिशनली बैलेंस हो। जैसे बताया आपने मुझसे पूछा कि भाई फैटी लिवर कभी कभी बहुत हो सकता है पेशेंट में, तो वो तभी होता है जब उनकी डाइट की कंपोजिशन बहुत चेंज हो जाती है। वो मालूम चला कि वो फैट डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन डाइट कम ले रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट में वो जो नॉन वीट बेस्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमें डाइट को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी ये होता है कि आपने पेशेंट को बिल्कुल इतने लेवल्स पे आपने वर्क किया है एज अ डॉक्टर पेशेंट के ऊपर, लेकिन आप पेशेंट से कभी 1-to-1 मिलेंगे ना तो आपको लगेगा यार कुछ मिसिंग है पेशेंट में, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसी लग रही है जो मिसिंग है। यहाँ आती है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि पेशेंट एक तो जिसकी हैबिट है वीट लेने की सुबह दोपहर शाम, आपने वो चेंज कर दिया उसका, तो खुद से ही अंदर से अड़ जाते हैं जिसको वो मारता है कि भाई ठीक है नहीं लेना। दूसरा, अगर कोई यंग इंडिविजुअल है वो बाहर दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं जा सकता, हर जगह जाके रेस्टोरेंट्स में फैमिली या फ्रेंड के साथ जाके नहीं खा सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में हर जगह ग्लूटेन फ्री नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ भी मिलते हैं वो बहुत ही हाई मतलब कॉस्टली होते हैं। लेकिन वो ये समझने की वहाँ पे ज़रूरत है कि जैसे हम अभी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, पंजाब पूरा ऐसा नहीं है कि सभी लोग गेहूं की रोटियां खा रहे हैं, गुजरात में ऐसा नहीं है कि सभी लोग, वहाँ अलग वो बेसन से बनी चीज़ें ज़्यादा हैं, साउथ में लोग राइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको डायग्नोज हो गया है, अगर आपको नहीं मिल रहा है आसपास तो ऑप्शन बहुत है, आपको ऑप्शन बहुत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोशिश करिए कि आप घर की बनी हुई चीज़ें जो हैं आप वही रखते हैं। जैसे बिस्किट्स होते हैं, तो मैं ये नॉर्मली बोलता हूँ पेशेंट को कि अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, सपोज मान लो ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो ट्रैवल में ना आप घर पे ही बिस्किट्स बनाइए, जो बिना गेहूं के बिस्किट्स होते हैं आप वो घर में खुद बनाइए, क्योंकि उसको आप स्टोर कर सकते हैं, आप उसको ट्रैवल में कैरी करिए। और जो ऑनलाइन ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स हैं, वो ऑनलाइन ग्लूटेन फ्री बिस्किट अगर बिल्कुल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें मिलावट होती ही होती है ना, उसमें बाहर में। तो उसमें देखा गया है रिसर्च में कि अगर उसमें भी आप टेस्ट करें तो ग्लूटेन उसमें आपको मोर देन रिकमेंडेड अमाउंट में मिलेगा। तो बेटर ये है कि आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए, आप वही चीज़ घर में बनाइए इसमें। अब जो मैंने आपको बताया क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट केस में,
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को ना आप सीलियक सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सपोर्ट ग्रुप्स मतलब कि या तो पेशेंट को बताइए कि भाई ऑनलाइन कम्युनिटी आप वहाँ ज्वाइन करो। ऑफलाइन कम्युनिटीज़ इंडिया में नहीं है इतनी ज़्यादा, बहुत ही कम है, और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ वर्ल्ड वाइड है। तो आप ऑनलाइन बैठे बैठे यहाँ से कोई आप इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो और इंडिया की जो कम्युनिटी है क्या वो भी होता है ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी में बेसिकली होता है कि उसमें बाकी लोग जिनको सीलियक डिजीज़ है वो सब भी हैं उसके अंदर, उस ग्रुप में, है ना। तो आपको ये समझ में आता है कि आप अकेले नहीं हैं। अच्छा। आपसे भी और डिफ़िकल्ट सिनेरियोज़ में लोग हैं जो कि ग्लूटेन फ्री डाइट लेने में सक्सेसफुल हैं, ठीक है। वो तब भी मैनेज कर ले रहे हैं ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करना। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से कि भाई जब वो फॉलो कर पा रहे हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। वैसे में इसका एक और पहलू होता है कि कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं ऐसे लोग जो कि और डिफ़िकल्ट सिनेरियोज़ में हैं, जो कि चाह के भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उनके अपनी अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपनी अलग क्वेरीज़ हैं उनकी। तो यहाँ पे आपको एक रीज़न मिलता है टू हैव अ ग्रैटिट्यूड। और मेरी बात मतलब मुझे ऐसा फीलिंग होती है कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर आपको। तो यहाँ पे आपको एक रीज़न मिलता है सही होने के लिए। अब इसके अलावा देखिए, यहाँ तक काम सिर्फ ख़त्म नहीं होता है आपका, है ना। आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर दी, लेकिन क्योंकि वो ट्रैवल तो करेगा कहीं ना कहीं जाके, है ना। तो आपको इसी ओवरऑल जो समाज का है हिस्सा है जहाँ शादियों समाज में का हिस्सा है, जाएगा। तो आपको समाज में जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है। अब ये मेरे दिमाग में ये चीज़ ना, ये मुझे इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों पता है, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट थी जिनका जो पहले ही एज ग्रुप मतलब बिफोर मैरिज शी वॉज डायग्नोज कि उनको सीलियक डिजीज़ है, उनको गेहूँ नहीं खाना है। लेकिन उन्होंने कंसील किया इस चीज़ को, उनकी शादी हो गई, शादी के बाद बताया नहीं उन्होंने अपने इन लॉज को कि भाई उनको गेहूँ खाने की दिक्कत है, और शी कंटिन्यूड टेकिंग ग्लूटेन। तो उनको इनिशियली सिर्फ खून की कमी की दिक्कत है, सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी था उनको लगा कि ठीक है आयरन की गोली खा लेते हैं, काम तो चल रहा है, बहुत दिक्कत पेट की नहीं है। लेकिन उनकी प्रेगनेंसी ही नहीं हुई, वो इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ती चली गई वो चीज़ में। फिर कहीं ना कहीं से जब डायग्नोज हुआ तो मालूम चला कि भाई इनको सीलियक डिजीज डायग्नोज हुआ है, जो उनको पहले से मालूम था, है ना। अब उनकी ग्लूटेन फ्री डाइट पे रखा गया तो शी कंसीव्ड, है ना, एंड शी इज़ अ प्राउड मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, है ना। तो अब बात ये है कि आप इस चीज़ का क्या सलूशन है, आप कैसे बता, मतलब वो आप क्या करो ऐसा कि भाई वो जो पेशेंट है वो जाके इन लॉज को भी बता सके खुल के। तो इसका एक ही तरीका है, वो है कम्युनिटी अवेयरनेस। आपको कम्युनिटी के लेवल पे लोगों को अवेयर करना है कि ये दिक्कत गेहूं से होती है, कोई ऐसी जानलेवा दिक्कत नहीं है, इसका इलाज बड़ा सिंपल है। और ये आपको बच्चे की स्कूल में टीचर से जाके बात करनी है उससे कि भाई इस बच्चे को ये गेहूं की दिक्कत है, आपको ये अवॉइड, आपको ध्यान देना है कि बच्चा कैसे भी ना खा ले। या तो बच्चा का बोर्डिंग में है तो बोर्डिंग में भी उसके लिए अलग से व्यवस्था हो ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए। यहाँ पे कम्युनिकेट करने की बहुत नीड है इस चीज़ को ओवरऑल। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये इसकी मतलब कम्युनिटी लेवल पे चीज़ें अवेयरनेस बढ़ेंगी तो शायद हमें आगे फ्यूचर में जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर सब्सिडी भी देखने को मिले हमें आगे में। तो यही चीज़ अभी है तो ये ग्लूटेन फ्री डाइट कम्युनिटी के है बारे कि में। अभी ये समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ इस तरह की बीमारी होती है। लोग उसको छुपा के रखते हैं कि हाँ क्या पता अगर इसको हम कह दें शादी ना हो और पता नहीं किस तरह से लिया जाए, क्योंकि इस बीमारी को जानते नहीं हैं। बिल्कुल अभी जैसे डायबिटीज़ और बीपी को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ठीक है ये बिना शुगर की चाय लोगों को आसानी से मिल जा रही है, वैसे ही बिना ग्लूटेन के खाना भी उनको मिलना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ जोड़ना चाहें आप? देखिए मैं ये जोड़ना चाहूँगा इसमें कि देखिए ये लाइफ की टायरनी है, मतलब इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ये है कि अब जिसको डायबिटीज़ है वो बोलता है सर मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मुझे बताओ कि मैं बिना दवाई कैसे सही हो सकता हूँ, है ना। आप मुझे बताइए डाइट कैसे हाँ, ये मॉडिफाई रहती है, करना आदत पड़ है ये। जाएगी हमको दवाई की। हाँ वो ये सोचते हैं। लेकिन सीलियक डिजीज़ में ये होता है कि पेशेंट बोलते हैं सर कोई दवाई तो बताओ, है ना, मैं कब तक गेहूँ बंद करूँगा, है ना, मुझे कोई दवाई बताइए इसके लिए। तो कोई ऐसी दवाई स्पेसिफिक नहीं है, इसमें प्रिवेंशन ही आपका और इसीलिए क्योर ये है। आसान भी है इलाज इसका। इसलिए इलाज आसान है इसका, लेकिन वही है कि लाइफ लॉन्ग पेशेंट को आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है ताकि वो मोटिवेटेड रहे ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने के लिए, और बीच बीच में मतलब चीट डाइट्स जैसे जो फॉलो करते हैं वो कभी ना फॉलो करें। सर अभी एक ट्रेंड और है कि जो लोग जिनको डायग्नोज नहीं हुआ है सीलियक डिजीज़, डॉक्टर ने नहीं मना किया है ग्लूटेन खाने को, वो भी एक इस ट्रेंड की तरफ जो है बढ़ रहे हैं कि, और सोशल मीडिया पे ये काफ़ी पॉपुलर भी है कि लोग ग्लूटेन फ्री डाइट जो है अपना रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, अपनाना चाहिए? नहीं, अगर आपको सीलियक डिजीज़ नहीं है या आपको ग्लूटेन की वजह से कोई स्पेसिफिक दिक्कतें और होती हैं वो नहीं है, तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं फॉलो करना चाहिए। जैसे होता क्या है ना, नॉर्मली कि जो ग्लूटेन होता है तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज़ की डिजीज़ होती हैं।
एक होता है आपको वीट एलर्जी जो बोलते हैं हम लोग। तो वीट एलर्जी में सिम्टम तुरंत आते हैं और थोड़े सीवियर कैटेगरी के होते हैं आपको। सीलियक डिजीज़ अगर आपको डायग्नोज नहीं है तो एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, है ना। उसमें ये होता है कि आपको कोई इम्यून दिक्कत नहीं है, आपको कोई आंतों की भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन जो आपकी इंटेस्टाइन है ना वो थोड़ी सेंसिटिव है ग्लूटेन से। क्यों सेंसिटिव है ये नहीं पता हमें, लेकिन उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं जब उनकी हम डायग्नोसिस करते हैं कि भाई आपने ग्लूटेन लिया, आपको स्पेसिफिक दिक्कत हुई, आपने ग्लूटेन छोड़ा तो आप ठीक हो गए बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तब उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई आप ग्लूटेन फ्री डाइट को आप छोड़ सकते हो। प्लस इसमें ये होता है कि हम ग्लूटेन जब भी बात करते हैं तो हम वीट की बात करते हैं। तो वीट में ना ग्लूटेन के अलावा, ग्लूटेन एक प्रोटीन है लेकिन इसके अलावा वीट में और भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर, जिसको फ्रक्टन्स बोलते हैं, जिसको ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं, तो ज़रूरी है। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो सकता है कि पेशेंट में ग्लूटेन से दिक्कत ना हो, वो वीट में जो बाकी चीज़ें हैं है ना उसके वजह से दिक्कत हो। और वो दिक्कतें कॉमनली देखी गई आईबीएस के पेशेंट में। तो अगर आपको पहले से ही कोई और बीमारी है आपको आंतों की, अगर आपको आईबीएस भी है तो हो सकता है कि आपको वीट सूट ना करे। तो वीट को भी एक्सक्लूड करना एक जो उसमें फोडमैप डाइट का रेजिमेंट होता है वो उसका पार्ट है। तो इन दैट केस एक सुपरवाइज्ड वे में आप ये देख सकते हो कि भाई ग्लूटेन जब आप वीट बंद करते हो तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं होती। अगर आपको वीट बंद करने से एक्चुअल में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है तब आप उसको कंसीडर कर सकते हैं छोड़ना, क्योंकि वो आईबीएस में भी देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट कॉज कर सकता है। लेकिन बिना डायग्नोसिस के सिर्फ आपको एक हेल्दी वे ऑफ लाइफ के लिए नॉट रिकमेंडेड, एविडेंसेस नहीं है लिटरेचर में। यहाँ मिथ बहुत हैं इस समय तो इंटरनेट पे कि क्या खाएं क्या ना खाएं उसको लेकर के। सर सुनने में तो ये बीमारी ऐसे लग रही है कि ये कॉमन नहीं है, लेकिन एज ए ओपीडी करते हुए डॉक्टर आप इसे कैसे समझते हैं, कितनी कॉमन है ये बीमारी? देखिए, सीलियक डिजीज़ जो है वो 1 in 100 में मिलता है। मतलब अगर उसका प्रेवलेंस 1% है, मतलब अगर इंडिया की आबादी मान लेते हैं 100 करोड़ है तो 1 करोड़ लोगों को सीलियक डिजीज़ इंडिया में है। लेकिन ये इतना क्यों है, ऐसा क्यों है? और वर्ल्ड वाइड भी ना इसका प्रेवलेंस जो है वो थोड़ा बढ़ते जा रहा है। अब प्रेवलेंस बढ़ने के 2 कारण हैं। एक तो ये है कि शायद आपको मतलब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है, डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस बढ़ी है कि अगर आपके एटिपिकल सिम्टम्स भी हैं तब भी आप टेस्ट कराइए, एक ये रीज़न है। लेकिन रिसर्च ये भी कहता है कि एक्चुअल में भी इसका जो प्रेवलेंस है ना वो बढ़ गया है बीमारी का। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हो सकता है ना कि हम जो वीट है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल आप बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं स्विगी जोमेटो से, है ना, तो आपको जो फूड आ रहा है उसमें कंटामिनेशन ज़्यादा है, तो आपके ग्लूटेन का इंटेक जो है वो बहुत बढ़ गया है। क्या ऐसा भी रीज़न है कि देखिए बहुत साल पहले गेहूं बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, बहुत नई चीज़ है, पहले सबका अपना अपना लोकल फूड था। अचानक से गेहूं ने जो है वो सबके घरों में गेहूं घुसा और सबके पहले तो लोकल फूड थे, कुछ कोई लोग अपने गांव की बनी चीज़ें खाते थे, जो आप बता रहे हैं किट्टू का आटा और इस तरह की मड़वे की रोटी लोग अपना बना के खाते, लेकिन अब तो गेहूं हर जगह हावी है। क्या ये भी कारण है कि अचानक से गेहूं का इंटेक बढ़ा इसलिए बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? देखिए, गेहूं के इंटेक बढ़ने के वजह से, जैसे पहले क्या था ना कि अगर आप बहुत पहले की बात करें, आज से 50 साल पहले की भी अगर बात करें, 60 साल पहले की, तो अगर आप गेहूं का एक पौधा लेंगे ना तो वो एक पौधा जो गेहूं का होता है उसमें मान लीजिए कि करीब 8 से 10 दाने गेहूं के होते थे उसमें। लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमने क्या किया, सब चीज़ों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। तो उससे क्या होता है कि उतने ही लंबे पौधे में, गेहूं के में हमें 40 दाने मिल सकते हैं वैसे। तो हमें नहीं पता कि वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया है उसके वजह से है कि नहीं है, थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है उसके वजह से, लेकिन ओवरऑल हमने इंटेक उसका बढ़ा दिया है। तो अगर आप ग्लूटेन का इंटेक बढ़ाते हैं कोई भी कारण के वजह से, या तो आप हिडन ग्लूटेन्स इतना ले रहे हैं, तो बेसिकली आप ट्रिगर जो फैक्टर है ना, जो बताया था मैंने आपको, जेनेटिक्स, ग्लूटेन ट्रिगर, आप ट्रिगर को ज़्यादा मौका दे रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम को एबनॉर्मली एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि शायद हम ज़्यादा खाने लगे हैं, इसीलिए ज़्यादा सीलियक डिजीज़ का प्रेवलेंस हो गया है। प्लस जैसे जो जैसे जो वीट ईटिंग बेल्ट है, जैसे नॉर्थ इंडिया है, यहाँ ज़्यादा मिलता है। और जैसे आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाली जो कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट्स हैं साउथ इंडिया में है, यहाँ थोड़ा जो प्रेवलेंस है, जो पर्टिकुलरली राइस ईटिंग बेल्ट है, वहाँ थोड़ा सा कम देखा गया है प्रेवलेंस।
इसके अलावा ये होता है कि अब आपको किसी भी एज ग्रुप में आपको ये मिल सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बच्चा जब खाना शुरू करता है आपको 6 महीने के बाद, जब आप उसको टॉप फीडिंग शुरू करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, उस समय भी उसको दिक्कत शुरुआत हो सकती है, या किसी को बुढ़ापे में भी आपको उनको ट्रिगर आ सकता है। तो मेजॉरिटी में ये देखा गया है कि भाई आप मुझे बोलते हो कि भाई 100 करोड़ में से 1 करोड़ को सीलियक डिजीज़ है, तो हमें इतने कॉमनली देखने को मिलती क्यों नहीं है पेशेंट, है ना? नहीं तो ऐसे में तो मेरे अगल बगल वाले लोगों को भी सीलियक डिजीज़ होनी चाहिए, उतनी मिलती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि पेशेंट जो होते हैं वो डायग्नोज नहीं हो पाते हैं, और अभी भी इंडिया में 75 to 80% लोग अनडायग्नोस्ड हैं। क्यों रह जाते हैं ऐसे? या तो उनको एसिम्प्टोमेटिक है, या टालते रहते हैं उनको हाँ, या उनको छोटे मोटे सिम्टम है जो कि पेरिफेरल लेवल्स पे IBS बना के ट्रीट कर देते हैं उनको, है ना? या तो वो फॉलो नहीं कर पाते डॉक्टर्स को, या डॉक्टर सस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो ये इसके मल्टीपल रीजंस हैं जिसके वजह से इसका जो प्रिवलेंस है और ओवरऑल चीज़ें हैं वो इतनी बर्डन है इसकी कंट्री में। तो मतलब बार बार अगर पेट की समस्याएं हो रही हैं आपको, और जो सिम्टम हमने डिस्कस किए वो अगर नज़र आ रहे हैं आपको, तो एक बार गैस्ट्रो डिपार्टमेंट जो है वो आइए। शुक्रिया। बताइए। नहीं, अब हो तो आइए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको सीलियक डिजीज़ ही हो, है ना? लेकिन आप पहले आप देखिए कि भी बेसिक आपको कुछ और दिक्कत तो नहीं है, उसके अलावा बहुत भी और सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको वो तो नहीं है, तो आप पहले वो देखिए। जैसे कि अब जैसे होता क्या है कि जैसे कोई पेशेंट सीलियक डिजीज़ का है, अगर वो बोल रहा है कि भाई मैं गेहूँ तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, है ना, लेकिन तब भी मेरी एंटीबॉडी मैं मतलब मेरी एंटीबॉडी लेवल भी सही है, लेकिन मुझे सिम्टम क्यों हो रहे हैं? तो उसमें वही होता है कि और कारण देखने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने बायोप्सी भी कर दी, बायोप्सी भी नॉर्मल है पेशेंट की, लेकिन तब भी सिम्टम है, तो उसमें कभी कभी पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, वो हो सकते हैं। आपको कभी कभी क्या होता है कि कुछ और भी एंटिटीज़ होती हैं आपको, जैसे आपने दूध से अभी भी आपको इंटॉलरेंस है, वैसे भी आपको फ्रूट जूसेस, शुगरी फूड से आपको, शुगरी ड्रिंक से आपको दिक्कत है, या कभी कभी और भी दिक्कतें होती हैं साथ में, जैसे पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी होती है, आपको कोई और इम्यून डिफेक्ट ना हो जो कि साथ में चलता है, CVID बोलते हैं उसको, ऑटोइम्यून एंटीरोपैथी होती है, कहीं वो सब ना चल रही हो, तो वो सब हमें रूल आउट करनी पड़ती है। ये सब दिक्कतें हो सकती हैं साथ में पेशेंट के। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आज की बातचीत से जिनको ये बीमारी नहीं भी है वो भी काफ़ी अवेयर हो गए होंगे, और जो हैं उनको भी काफ़ी हिम्मत मिली होगी सुन करके। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया उससे एक बात तो साफ़ है कि अगर बार बार पेट गड़बड़ हो रहा है, शरीर कमज़ोर लग रहा है, तो एक बार जांच करा लीजिए। और आपको सीलियक डिजीज़ अगर है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज बेहद आसान है। फ़िलहाल हम चलते हैं, अगली बार हम फिर लौटेंगे एक नई बीमारी के साथ, एक नए डॉक्टर के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे इसे सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग करें और हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।